875 का स्टॉप। नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में एक लैकलस्टर सा ट्रेड आज देखने को मिला है, जहां पे एक सीमित दायरे के अंदर मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट आप इस दायरे को इतना समझ लीजिए कि निफ्टी ही पूरे दिन में आज सिर्फ 70 अंकों के दायरे में अब तक घूमता हुआ दिखाई पड़ा है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स मोर लेस फ्लैट स्टोन पे ही कामकाज कर रहा है। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, 12 अंकों के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। निफ्टी की अगर बात की जाए, निफ्टी मिड कैप की या निफ्टी बैंक की, तो करीब करीब 1/4% के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर, और मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन में आज बेटर साइड पर आपको एडवांसेस दिखाई पड़ेंगे डिक्लाइंस के सामने, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में उतनी ज्यादा बिकवाली नहीं है। तो सो फार 50-50 का रेशियो 40 या फिर कह लीजिए आप 55-45 का रेशियो आपको दिखाई पड़ेगा एडवांस डिक्लाइन के अंदर। इसके अलावा आज के आउट परफॉर्मेंस में आपको दिखाई पड़ेगी मेटल की आउट परफॉर्मेंस, साथ ही साथ आईटी की आउट परफॉर्मेंस। ये दोनों इंडेक्सेस ऐसे हैं जो कि आज शुरुआती कारोबार से एटलीस्ट थोड़ी तेजी इंडेक्स के कंपैरिजन में दिखा रहे हैं। आईटी इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर है और मेटल इंडेक्स करीब करीब 1.5% ऊपर है। आज टॉप कंट्रीब्यूटर में भी इन्फोसिस आपको दिखाई पड़ेगा, 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन वहां पर है। कोटक महिंद्रा बैंक, हिंडाल्को और टाटा मोटर्स, कुछ ऐसे नाम 3-3.5% के आसपास की तेजी टाटा मोटर्स में देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफी ज्यादा है। अर्निंग्स का इंपैक्ट है। एलआईसी से स्टॉक 5% ऊपर अर्निंग्स के दम पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे अलग अलग कैश के स्टॉक्स जो हैं वहां पर काफी ज्यादा कामकाज हो रहा है। बातचीत करेंगे आज हम आशीष बहेती से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनका रुख रवैया समझेंगे, साथ ही साथ इंडिविजुअल कॉल्स पे बातचीत करेंगे और एक सस्ता ऑप्शन भी आशीष जी से हम आइडेंटिफाई करवाएंगे किसी एक स्टॉक को लेकर भी। आशीष जी से बातचीत करने से पहले एक बारी जो ऑप्शंस के नंबर हैं वो आपके सामने रख देते हैं, किस तरह की सिचुएशन अभी पोजिशनिंग के तौर पर दिखाई पड़ रही है। 18,100, 18,200 मेजर पुट राइटिंग जोन सो फार बना हुआ है। 18,000 तो बेस था जो कि शिफ्ट होकर 18,200 की तरफ जा रहा है। 18,300 पे पुट राइटर्स एक्टिव है, लेकिन साइमल्टेनियसली वहां पर कॉल राइटिंग भी काफी ज्यादा हो रही है। इसके अलावा 18,400 और मेजरली 18,500 के आसपास आपको मेजर कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। तो ऊपर के लेवल्स पे कॉल राइटिंग है, लेकिन सो फार मार्केट एक नियर टर्म बेस 18,300 के आसपास मानकर चल रहा है। इसीलिए आज पूरे दिन में 18,400 18,300 के बीच में मार्केट घूमता हुआ सो फार दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक के केस में 42,000 के जोन्स में आपको मेजर पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा 41,800 के आसपास पुट राइटिंग है। ऊपर 42,300, 42,500 के जोन्स में आपको कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। नीचे की तरफ 42,000, 41,700, 41,800 के जोन्स में कॉल पुट राइटर्स आपको एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। हीट मैप की सिचुएशन स्लाइटली बियरिश साइड पे गई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो 50-50 का रेशियो था या फिर 60-40 का रेशियो था, लेकिन कुछ देर में रेशियो के अंदर बदलाव हुआ। तो मोर लेस 50-50 का रेशियो ही आप मान के चल सकते हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में सो फार एक लैकलस्टर ट्रेड है, ऑल टाइम हाई से करीब है। तो एक तरफ वो डर भी है कि बाजार में बिकवाली ना आ जाए, लेकिन कैश पे स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर कामकाज हो रहा है। सेलेक्टिव फ्यूचर के शेयर तेजी में गए हैं, तो वहां पर भी एक डायलेमा है कि क्या बाजार शायद अभी भी तेजी रखेगा मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर। तो इस डायलेमे का बीच में बाजार चल भी दायरे के अंदर ही रहा है, 17,300 17,400 के बीच में। क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि अभी तो फिलहाल प्रीमियम गला रहा है, अभी क्या करें? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सुमित जी, जैसे आपने बताया काफी हेल्दी डे है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से आईटी, मेटल और सीमेंट और ऑटो में आज बाइंग देखने मिली। एक सेक्टर रोटेशन देखने मिला है, जहां हमने देखा था पिछले 2 हफ्तों में बैंक्स ने लीड किया था और कुछ फार्मा काउंटर्स ने लीड किया था। आज वो बैकफुट पे है और जिस हिसाब से सेक्टर रोटेशन मूव हो रहा है, सो निफ्टी काफी स्टेबल लग रहा है, क्योंकि हर सेक्टर से थोड़ा कंट्रीब्यूशन आता हुआ कंटिन्यूसली दिख रहा है निफ्टी में। तो हमें लगता है कि निफ्टी में यहाँ से भी तेजी और देखने मिल सकती है। 18,200 का एक स्टॉप लॉस लगाकर जिनके पास भी तेजी लॉन्ग साइड में है, बने रहने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि निफ्टी में 18,600 तक के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। वीकनेस इन द सेंस आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई जैसे काउंटर्स में आज प्रेशर देखने मिला है। सिर्फ एक कोटक है जो थोड़ा सा पुल बैक दिखाने में सफल रह रहा है। थोड़ा सा एक जो ऑल टाइम हाई के पास आने के बाद एग्जॉशन है बैंक निफ्टी में, वो देखने मिल रहा है और यहाँ से हम थोड़ा सा स्केप्टिकल है बैंक निफ्टी में। बट हाउएवर जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा टाइटली मेंटेन करें 41,900 का। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी 42,500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा कंपैरेटिवली एक शेड वीकर है निफ्टी से।
तो बैंक निफ्टी एक शेड वीक साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन निफ्टी को लेके आशीष जी की राय साफ है कि 18,300 का एक स्टॉप लेंगे और 18,500 18,600 तक के टारगेट शायद आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्लोज स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। निफ्टी बैंक के केस में 42,500 टारगेट, 41,900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वीक साइड पे सिचुएशन है। ये पोजीशन उनके लिए जो कि होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए नहीं जो कि एक नई पोजीशन लेना चाह रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से रणनीति रखेंगे। इंडिविजुअली कहाँ पर आप तेजी या मंदी देख रहे हैं आशीष जी? जी, जैसे सुमित सर आपने बताया कि मेटल में काफी अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को एक अच्छा मूव ऑलरेडी सुबह से दे चुका है, तो अभी हमारा सेकंड पिक रहेगा टाटा स्टील मेटल से। एक अच्छा मूव देखने को मिला है। स्टॉक अपने 200 डेमार्क को आज वापस रीगेन कर चुका है और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली बाइंग देखने मिली है, इनफैक्ट आपको याद होगा खराब नंबर्स आए थे पिछले हफ्ते, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखने मिल रहा है, विच इज वेरी पॉजिटिव। 107 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी टाटा स्टील में और टारगेट ऑफ 114। सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो अशोक लेलैंड। ये काउंटर भी नंबर्स के बाद एक पॉजिटिव सरप्राइज दिया है और स्टॉक स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बन गया है इसमें। स्टॉक अपने 20 डेमा के ऊपर आज वापस कंफर्टेबली ट्रेड कर पा रहा है, तो 150 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 158। थर्ड जो स्टॉक रहेगा वो मेरा परसिस्टेंट आईटी काउंटर रहेगा। आज पूरे आईटी में हमने एक अच्छा टेलविंड देखा है मूवमेंट का। इनफैक्ट पिछले हफ्ते से ये मूवमेंट चालू हो गया था और परसिस्टेंट एक रेंज ब्रेकआउट आज दिया है इसने, तो परसिस्टेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3750 का और जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं करीब करीब 4000 के इसमें। ओके, तो तीन नाम, तीनों डाइवर्सिफाइड। पहला नाम है मेटल से टाटा स्टील, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं 114 रुपए के टारगेट्स के लिए। 107 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे, 0.2% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। दूसरा नाम है अशोक लेलैंड, करीब करीब 158 रुपए का एक टारगेट यहां मेंटेन करेंगे, 150 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 3% तेज है नंबर्स के बाद, यहां पर भी तेजी अच्छी है। और परसिस्टेंट सिस्टम आईटी आज वैसे फ्लेवर में है, 0.2% की तेजी, 4,000 रुपए का टारगेट, 3750 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। अच्छा, इस बीच एक और अपडेट आपकी स्क्रीन पर है कि अक्टूबर में WPI के जो नंबर हैं वो 6.48% का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अनुमान से नीचे की तरफ है। 8.5% के आसपास का अनुमान था, उससे नीचे 6.5% के आसपास का WPI का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये एक और मैक्रो फ्रंट पे इन्फ्लेशन का नंबर जो कि 6.5% के आसपास है, 8.5% बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था। कुछ और फर्दर इसके अंदर ब्रेकअप आता हुआ दिखाई पड़ेगा तो इस पर हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन सो फार रफली 6.5% का नंबर, 8.5% का एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था। आशीष जी, अब कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें जहां पर आज मूव है, तो उसमें पहला नाम है मन्नापुरम। 5.5% के आसपास की तेजी आज इसमें देखी जा रही है और 80 रुपए के आसपास हाल फिलहाल में करेक्शन के बाद गया और लोअर लेवल से वापस पुल बैक दिखा रहा है। कितना सस्टेनेबल, क्योंकि बढ़िया तेजी लोअर लेवल से चल चुका है अभी, और चलेगा? जी सुमित जी, एक्सपेक्टेशन है कि और चलने का, क्योंकि जिस हिसाब से आज 200 डेमा रीगेन किया है और एक बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ऑलमोस्ट 20 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम अभी तक क्लॉक इन हो चुका है और ओआई बिल्टअप भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है स्टॉक में, तो हमें लगता है कि यहाँ से भी और एक तेजी देखने मिल सकती है। 112 के करीब का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करे और हमें लगता है कि 122 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो शायद तेजी थोड़ी और प्रिवेल करे, लेकिन 122 तक के जोन्स आप यहां पर आते हुए देख सकते हैं। अच्छा, आज फ्लेवर है मेटल में अच्छी तेजी तो देखी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आज हम बातचीत करेंगे जीएसपीएल की मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ मौजूद भी हैं, क्योंकि कंपनी की दूसरी तिमाही में जो जीएसपीएल का मुनाफा है वो रफली 92% के आसपास घटा, लेकिन रेवेन्यू मोर लेस फ्लैट रहे हैं। मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर रहा है। बातचीत करने के लिए कंपनी के MD बिमलेंद्र झा सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। झा सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो साइक्लिकल स्पेस था, तो पिछले साल का बेस थोड़ा सा बड़ा था पिछले तिमाही का, तो उसका एक इम्पैक्ट तो रहेगा ही, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अदरवाइज जो सिचुएशन सिनेरियो है प्रेजेंटली वो कैसा है, कैसे नंबर्स रहे, क्या की हाईलाइट रहे इस क्वार्टर के? धन्यवाद सुमित। ये जो स्टील इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ा एक लेवलर है, जहां पर कि कभी ऊंचाइयों को छूता है तो कभी एकदम नीचे जाता है। तो पिछला साल ऐसा था जो कि स्टील इंडस्ट्री के पास्ट में सबसे ज्यादा प्राइसेस हुए थे और इसीलिए सारी इंडस्ट्रीज, पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छा रहा था। उसके बाद से उसमें गिरावट आई थी और खास तौर पर जो सेकेंड क्वार्टर है वो वैसे भी थोड़ा कमजोर क्वार्टर होता है
देश में मानसून को लेके और बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह को लेके। तो इसमें जो चेंज आया वो हर एक कंपनी के रिजल्ट में आप लोगों ने देखा। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और उसमें भी स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अच्छा कर रही है। अगर आप किसी और के मापदंड के हिसाब से देखेंगे जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं। ऑल्सो अभी जो है जो तिमाही आ रही है और उसके बाद का जो बाकी का साल बचा हुआ है इसके अंदर जितनी हमारे फेस्टिवल्स थे, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ वगैरह सब समाप्त हो गए हैं। ये समय होता है जब इन्वेस्टमेंट चालू होते हैं। हालांकि दिल्ली की तरफ में थोड़ी सी दिक्कत है, एनजीटी का बैन लगा हुआ है कंस्ट्रक्शन पे, तो उसके कारण थोड़ा बहुत दिल्ली की तरफ एनसीआर की तरफ थोड़ी कमजोरी रह सकती है डिमांड में। लेकिन बाकी देश के अंदर डिमांड की कोई कमजोरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जेएसपी का पोर्टफोलियो पर्टिकुलरली जो है वो इस मामले में पूरा का पूरा फोकस्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पे। तो उस हिसाब से हमको तो आगे आने वाले समय में डिमांड अच्छी दिखाई दे रही है और हमको लगता है कि स्टेबिलिटी जो प्राइसेस में आ रही है वो स्टेबिलिटी से भी लोगों को कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और सप्लायर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। अच्छा, जहाँ सर एक बात बताएं, लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स थे उसके अंदर हायर इनपुट कॉस्ट थी जिसकी वजह से काफ़ी मार्जिन पे प्रेशर आया था। वो हायर लेवल से थोड़ा सा नीचे आया इस तिमाही के अंदर अब इनपुट कॉस्ट, और दूसरा प्राइस हाइक और रियलाइजेशन भी थोड़े बेटर साइड पर गए होंगे। सो कंसीडरिंग इन दोनों को जोड़ूं अगर, तो मार्जिन की पिक्चर कैसी रही इस तिमाही के अंदर और गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन पिक्चर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो अगर आप कंपेयर करते हैं इससे पिछली तिमाही में तो करीब जैसे 20% के आसपास एबिटा मार्जिन्स थे जो कि 10% के आसपास घट के रह गए थे पिछले वाली तिमाही में। तो इसलिए और ये इसका मुख्य कारण यही था कि कुछ तो जो इन्वेंट्रीज जो पुरानी इन्वेंट्रीज थी वो जो है ज्यादा दामों पर वो इन्वेंट्रीज थी और प्राइसेस जो है काफी गिरे थे। अब जो है जब इन्वेंट्रीज उसकी खास तौर पर हम लोगों ने पुरानी इन्वेंट्रीज को काफी कम किया है। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो पहली तिमाही की जो इन्वेंट्री थी उसको हमने करीब करीब वॉश आउट कर दिया इस दूसरी तिमाही में। उसका हमारे EBITDA के ऊपर भी असर पड़ा। लगभग 600 करोड़ रुपए हमने केवल करीब 3000 रुपए टन के हिसाब से लूज किया EBITDA में। केवल जो पिछली ज्यादा कॉस्ट वाली इन्वेंट्री थी उसको इस तिमाही में हटा के हमने उसके ऊपर उसको कमी लाए, लेकिन उसका असर जो है हमारे कैश फ्लो के ऊपर बहुत अच्छा पड़ा क्योंकि कैश फ्लो जो है हमारा काफी इम्प्रूव हुआ। तो हमारा फोकस जो है कैश फ्लो पर ज्यादा है और EBITDA जो है वो तो आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आगे समय जो है वो स्टेबिलिटी का समय है और जितनी स्टेबिलिटी आती है उतना इंडस्ट्री को फायदा है जी, कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर को। हाँ, तो जैसा जो कैश फ्लोज का इंप्रूवमेंट हुआ है शायद इसी का असर है जो लास्ट जो डेट में एक बढ़िया रिडक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा है। ओवरसीज डेट को भी आपने रीपे कर दिया है, स्टैंड लोन डेट को भी आपने कम किया है। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या डेट का सिचुएशन कब तक डेट फ्री हम देखेंगे जीएसपीएल को? देखिए ये जो डेट फ्री है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि बाजार में इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। कोई भी स्टील कंपनी, कोई भी कंपनी असल में अपने डेट को अगर कम करती है तो वो उसके बेस बिजनेस पे कम करती है। जो भी हमारा बेस बिजनेस है, जो आज तक जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हम उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी पैसा हमने बाहर से बोरो किया है उसको 100% पे ऑफ कर देना चाहते हैं। लेकिन व्हाई डू यू कीप योर पाउडर ड्राई? आपके पास में गन पाउडर ड्राई क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको आगे भी लड़ाई लड़नी है ना और आपको ग्रोथ भी देना है। क्योंकि अगर कोई कंपनी केवल कैश फ्लो जो है अच्छा करते रहे उससे फायदा नहीं होता है। इन्वेस्टर्स को फायदा तब होता है जब वो कंपनी ग्रो करे। स्ट्रॉन्ग कंपनी जब ग्रो करती है तो इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होता है और उसके लिए जो ग्रो करना होता है उसके लिए आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ होता है। उन सबके लिए अगर आपके पास में गन पाउडर है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। तो हम डेट फ्री एज अ होल कभी नहीं होंगे और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि तब इसका मतलब ये है कि हम
हमारे पास में ग्रोथ प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास दिमाग नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि हम तो आगे चल के और निवेश करना चाहेंगे ताकि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको और फायदा हो। तो हमारे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो अंगुल में हमने अनाउंस किए हुए हैं, उसके अंदर तो जो हम लोग आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे अनाउंसमेंट्स ऑलरेडी हैं। तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन नहीं रखना चाहिए कि एकदम जीरो डेट हो जाएगा कभी। अच्छा, तो डेट होगा जी, इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। जा सर, तो कौन सा ऐसा जोन मान लो कि जो कंफर्टेबल होगा करंट साइज के हिसाब से, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के आधार पर 3,000 करोड़ 4,000 करोड़, क्या ये कंफर्टेबल नंबर रहेगा डेट को लेकर? देखिए, ऐसा है कि हम लोग 7,000 करोड़ के करीब ऑलरेडी आज नेट डेट पोजीशन पे, और ये जो नेट डेट का जो पोजीशन है ये ऑलरेडी 0.6 के आसपास है। तो ये काफी कम लेवल पे ये डेट ऑलरेडी है। अब थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट्स जो है कुछ जेएसपीएल के अंदर होंगे और कुछ जो है जेएसओ, जो हमने जिंदल स्टील ओडिशा के नाम से जो फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी रखी है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स उसके अंदर होंगे। ये डिपेंड करेगा कि जो इन्वेस्टमेंट अगर हम जेएसपी के अंदर कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो पैसा चाहिए होगा, कुल मिला के उतना ही पैसा हम लोग यहाँ पर डालेंगे और उसका जो नेट इंपैक्ट होगा वो दिखाई देगा। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मतलब ये कंफर्टेबल लेवल ऑलरेडी पहुंच गया है और हमारा टिपिकली स्टेटेड पोजीशन है 1.5x, जबकि हम 0.6 पे हैं। तो वो जो 1.5x है वो हमारा हेडरूम है, और वो हेडरूम इस्तेमाल करने के लिए, वो थोड़ी कागजों में रखने के लिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया झा सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए डिटेल में, और सब तरह के कंपनी के नंबर्स को अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय में देने के लिए, से बातचीत करने के लिए। जेएसपीएल करीब 2.5% ऊपर डे हाई के आसपास बातचीत के दौरान पहुंचता हुआ करीब 13-14 रुपए के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। मेटल में वैसे भी तेजी है और तेजी का टेलविंड भी यहाँ पर मिल रहा है स्पेस को, और पूरा सेक्टर अभी एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर भी रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। छोटे ब्रेक पर इसी सेक्टर से एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो चुका है। स्टॉक में हमने देखा था एक बहुत अच्छा रन अप देखने को मिला था सितंबर में। इसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। 570 के कॉल में 15 रुपए के करीब ये चल रहा है, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है करीब करीब 9 रुपए का, और उसमें जो टारगेट निकल कर आ रहा है 25 रुपए के। तो अंबुजा सीमेंट 570 की कॉल आपकी स्क्रीन पर आएगी। 1470 की रेंज में भी ये कामकाज कर रही है। जो टारगेट्स यहाँ पे आशीष जी दे रहे हैं वो 25 रुपए के हैं, और जो स्टॉप लॉस आपको आशीष जी दे रहे हैं वो करीब करीब आप मेंटेन कर सकते हैं 9 रुपए के आसपास के। सीमेंट एज अ स्पेस में तेजी है भी, क्योंकि जेके सीमेंट के नंबर्स के बाद वहां पर तेजी है 2900 के ऊपर। इंडिया सीमेंट में तेजी है, अंबुजा सीमेंट भी बढ़िया तेजी के साथ ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। तो ये शायद जो मोमेंटम है इसको कैप्चर कर सकते हैं आप। 570 की कॉल के जरिए 25 का टारगेट, 9 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो इंडिविजुअल कॉल्स में टाटा स्टील, अशोक लेलैंड, परसिस्टेंट सिस्टम, 3 नाम जो कि आशीष जी ने सुझाए हैं, तीनों के तीनों लॉन्ग साइड पर, और सस्ते ऑप्शन के तौर पर उन्होंने अंबुजा सीमेंट को चुना है, जहां पर आप तेजी देख सकते हैं। 570 की कॉल में 25 का टारगेट, 9 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसी नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा मौजूद होंगे, सास पोर सेंसेक्स लेके।